सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में, उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी। ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसकी ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर भी रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा बने या नमकीन, बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा। बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियाँ सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6-6 और बच्चों की 2-2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6-6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2-2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी। शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियाँ कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो, सबको फिर काम पर भी तो जाना है। जी दीदी, बस बना रही हूँ। शीतल जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगती है और उसे 100 रोटी बनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वो पूरे पसीने में तर हो चुकी थी। रोटी बनते ही वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है। अरे क्या हुआ शीतल, तुम सबके साथ जाकर खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी तो रोटी बनाते बनाते ही भूख मिट गई। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी रोटियां नहीं बनाई जितनी आज। ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी भर की रोटियां आज ही बना दी हो।
अरे शीतल, तुम भी कितना मजाक करती हो। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, फिर हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है? शीतल इतना सुनते ही सब भूल जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। घूमने बाहर? ठीक है, मैं शाम को एकदम तैयार होंगी, आप ना बस टाइम से आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊँगा, चलो बाय। शीतल शाम को अच्छे से तैयार होकर कुणाल का इंतजार करने लगती है। तभी उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, यहाँ छज्जे पर क्यों खड़ी हो इतनी गर्मी में? जाकर अंदर बैठो। जी बस उनका इंतज़ार कर रही थी, वो भी आने वाले हैं, बोल रहे थे कि शाम को तैयार है ना, फिर बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे वाह, आज हम बाहर खाना खाने जाने वाले हैं और कुणाल ने मुझे बताया भी नहीं। लगता है भूल गया होगा। मैं सबको जाकर बोल देती हूँ, सब जल्दी से तैयार हो जाएंगे। इतना कहकर शांति जी तो वहाँ से निकल लेती है, पर शीतल टेंशन में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? माँ जी तो पूरे टब्बर को ले चलेंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इनको जल्दी बताना पड़ेगा। शीतल जल्दी से कुणाल को फ़ोन करके सारी बात बताती है। कुणाल शीतल पर गुस्सा करने लगता है। अरे शीतल, तुमको ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? हम दोनों जा रहे थे ना खाना खाने, अब सब लोग आएंगे, सोचो उनके पैसे कौन देगा? 20 लोगों का पता भी है कितना बिल बनेगा। पहले ही शादी के चक्कर में इतनी छुट्टियां हो गई, ऊपर से इतना बड़ा खर्च। लगता है इस बार सैलरी में से कुछ नहीं बचेगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। अब एक काम करो, माँ को जाकर बोल दो कि मुझे आने में देर हो जाएगी क्योंकि ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, बाहर फिर कभी चलेंगे। ये सुनकर शीतल के मुंह पर 12 बज जाते हैं। वो उदास मन से अपनी सास को जाकर ये बात बताती है। अरे बताओ, मैंने अभी अपनी नई साड़ी निकाली थी। चलो कोई बात नहीं, काम पहले है, ये सब घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। अब बहू, हम बाहर तो नहीं जा रहे, तो जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो। अभी जाकर बनाना शुरू करोगी तो जाकर टाइम से खाना बन पाएगा। दिन में भी बहुत लेट हो गया था। खाना फिर से? भगवान, क्या हुआ बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? हैं, जाओ जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करो। हाँ नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी आज खिचड़ी बना दूँ। खिचड़ी? अरे हम कोई बीमार है क्या जो खिचड़ी खाएंगे? हम तो रोटी सब्जी खाते हैं। ठीक है माँ जी। शीतल रसोई में जाकर फिर से इतना सारा आटा गूंथती है, फिर से रोटियां बनाना शुरू करती है। जल्दी जल्दी में बेचारी की कितनी रोटियां तो खराब ही हो जाती है और कितनी बार उसकी उंगलियां जल जाती हैं। अरे कैसे लोग हैं ये निर्दयी! घर में कहने को इतनी औरतें हैं, पर मजाल है कोई भी आकर मेरी मदद करते। अरे ऐसे कौन करता है नई नवेली दुल्हन के साथ? मेरे हाथों की मेहंदी तो आटा गूंद गूंद कर ही हट गई और ऊपर से उंगलियां भी जल गई। भाभी क्या कर रही हो? ये रोटियों का ढेर देखकर आपको क्या लगता है मैं क्या कर रही होंगी? अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मामा मामी आपसे मिलने आए हैं, तो उनके लिए भी 10-12 रोटियां एक्स्ट्रा बना देना। हैं? अरे देखने आए तो देख कर जाए ना, रोटियां अपने घर जाकर नहीं खा सकते क्या? गीता के जाने के बाद शीतल रोते रोते रोटियां बनाने लगती है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि कहीं से लगता ही नहीं कि वो नई नवेली दुल्हन है। जैसे तैसे सारी रोटियां बनाने के बाद शीतल को रात को सोने को मिलता है। बिस्तर पर लेटते ही उसे तो नींद आने लगती है। अरे ये क्या शीतल, तुम फिर सो रही हो? मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ तो 2 मिनट तो मुझसे बात कर लो, तुम तो बस आकर सो जाती हो। तुम्हारा सोने से मन नहीं भरता है क्या कभी? आप तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हो, आपको पता भी है मैं घर पर कितना काम करती हूँ। नाश्ते में 100 रोटी, दिन के खाने में 100 रोटी और फिर रात को 100 रोटी। घंटों लग जाते हैं एक बार की रोटी बनाने में। जैसे ही रोटियां बनाकर अपने कमरे में आकर आराम करने का सोचती हूँ, फिर से रोटी बनाने का वक्त हो जाता है। पूरा दिन बस रोटी रोटी रोटी। ये देखो मेरे हाथ, देखो कैसे गांठ पड़ गई है रोटियां बेल बेल कर। देखो तो कैसे उंगलियां जल गई है मेरी। कभी आपने सोचा मेरा क्या हाल हो रखा है रोटी बना बना कर? रात तक मैं इतना थक जाती हूँ कि बस बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती, पर करो तो क्या करूँ, इतना थका हुआ इंसान सोए भी नहीं क्या? अरे बस करो शीतल, तुम तो रोने ही लगी। मुझे ये सब नहीं पता था। खैर अब मैं भी तो क्या करूँ ये बताओ। ये सब मेरा परिवार है और इस समस्या का मेरे पास कोई हल नहीं है। तुमको लगता होगा कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, पर अब मैं देखो इस बात पर उनसे लड़ नहीं सकता हूँ। तो क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? मैं शादी से पहले कितनी खुश थी कि तुम्हें या माँ जी को मेरे घूमने फिरने से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वक्त मिलेगा तो घूमूंगी ना। दोस्तों के साथ तो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे साथ घूमने का भी वक्त नहीं मिल पाता। तुम परेशान मत हो शीतल, मैं कुछ सोचता हूँ। सब ऐसे ही चलता रहता है। शीतल की रोटी बना बनाकर हालत दिन पे दिन बुरी होती जा रही थी। उसके चेहरे की सारी चमक ही खत्म हो गई थी। फिर एक दिन शीतल से मिलने उसकी माँ आती है। शीतल की ऐसी हालत देखकर वो भी हैरान रह जाती है। हाय मेरी बच्ची, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? देख लो माँ, आपको बड़ी जल्दी थी ना मेरी शादी करने की, अब तो खुश हो ना?
अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे ऐसी हालत में देखकर कैसे खुश हो सकती हूँ। पर ये बता, तेरी ये हालत कैसे हो गई? रोटी बना बना कर। यहाँ एक बार में 100 रोटियाँ बनती हैं, और वो भी पूरे दिन में 3-3 बार। खड़े खड़े मेरी कमर टूट गई है, और मेरे हाथ देखो कैसे हो गए। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों कर दी? आपको पता था ना कि शादी से पहले मैं कभी रसोई में जाती भी नहीं थी, और अब देखो पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। हाय मेरी बच्ची, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। मैं अभी तेरी सास से बात करके तुझे वापस अपने घर ले चलती हूँ। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। शीतल मेरी बेटी, तू कितनी समझदार हो गई है। मैं तो तुझे ना समझती रही, पर आज तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। चल अब मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। शीतल की ज़िंदगी फिर से वैसे ही शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद शीतल का जन्मदिन होता है। शीतल सुबह सुबह पूजा पाठ करके अपनी सास का आशीर्वाद लेने जाती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। सुखी रहो, खुश रहो। पर ये बताओ, आज कुछ है क्या जो तुम सुबह सुबह मेरे पैर छूने आई हो? जी माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, आज मेरी बहू का जन्मदिन है, और बताओ हमें खबर नहीं है? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी बहू। आज तो तुम्हारा दिन है, मज़े करो। क्या मज़े माँ जी, बस आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएगा? मैं अभी कुणाल को बोलती हूँ तुझे शाम को बाहर घुमाने ले जाए, ठीक है? ये सुनकर शीतल बड़ी खुश हो जाती है। सच में माँ जी? अरे हाँ हाँ, सच में, और क्या। चल अब जाकर दिन की रोटी बना दे, और शाम को जल्दी घूमने निकल जाना। हाँ। शीतल बड़ी खुशी खुशी रसोई में जाकर रोटियां बनाना शुरू करती है। आज तो वो बड़ी ही खुश थी। उसे तो बस शाम का इंतज़ार होता है। सुनो शीतल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ ने बोला है आज तुमको घुमा कर लाना है, तो शाम को तैयार रहना। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सारा काम खत्म करके शीतल अच्छे से तैयार हो जाती है। शाम को दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। शीतल इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलती है। उसे बाहर जाकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बाहर आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो इसी बात पर तुमको यहाँ की फंसा चाट खिलाता हूँ। बिल्कुल। कुणाल दोनों के लिए चाट मंगवाता है, पर शीतल तो खा ही नहीं रही थी। अरे क्या हुआ शीतल, तुम क्यों नहीं खा रही हो? नहीं, मैं ये सोच रही थी बाकी सब क्या खाएंगे। मतलब मैं तो रात की रोटी बनाकर ही नहीं आई। हे भगवान, आज तो तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हें रात की रोटी नहीं बनानी पड़ी, और तुम हो कि ये सब सोच रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो ना, घर में दादी है जो बेचारी इतनी बूढ़ी है, और माँ जी ने तो ज़िंदगी भर काम ही किया है। सविता दीदी जॉब करती है, और गीता दीदी की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि पूरा दिन पढ़ती रहती है। चाची के हाथ में रोट डली हुई है, इसलिए वो रोटी बना नहीं सकती। घर में रोटी बनाने वाली बस मैं ही तो हूँ। इसमें किसी की कोई गलती भी तो नहीं है ना। तुम सच में कमाली हो, पर जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। दोनों हंसने लगते हैं। तभी शीतल की सास का फ़ोन आता है। अरे माँ का फ़ोन। माँ क्यों फ़ोन कर रही हैं? हेलो माँ। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? क्या बोल रही हैं माँ जी? माँ सीढ़ियों से गिर गई है, घर पर जल्दी जाना होगा, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शीतल और कुणाल जल्दी से घर पहुंचते हैं। अरे, लगता है लाइट गई हुई है। आप ज़रा जल्दी आइए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर शीतल। 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 ये सब आपने कब और कैसे? अरे माँ जी, आपको तो पैर में लगी थी ना। कोई पैर वैर में नहीं लगी मेरे। ये सब तो तुम्हें घर बुलाने का बहाना था। हे भगवान, मुझे पहले पता होता तो हम ये इतना अच्छा सरप्राइज़ छोड़कर जाती ही नहीं। अरे आपको भेजना भी तो हमारे प्लान में था भाभी। आप नहीं जाते तो हम घर की डेकोरेशन कैसे करते? अच्छा, अब मैं समझी। सच में ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। मैं आज बहुत खुश हूँ जो आप सब ने मेरे लिए ये किया। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। अब भावुक मत हो और अपना बर्थडे केक काटो। सब लोग शीतल को उसके जन्मदिन की बधाई देते हैं। शीतल सबके साथ खूब एंजॉय करती है। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं। अरे भाई, सबने शीतल को जन्मदिन की बधाई तो दे दी, पर उसका गिफ्ट अभी तक नहीं दिया। वो देखो शीतल, तुम्हारा गिफ्ट। जाओ जाकर खोलो तो सही। इतना बड़ा गिफ्ट? अरे इसमें क्या है? एक बार खोल कर तो देखो भाभी, तभी पता चलेगा। शीतल अपना गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है।
ये तो रोटी बनाने की मशीन है। इससे तो रोटियां यूं बन जाती है बिना मेहनत। मतलब बस सूखा आटा डालो और रोटियां एक के बाद एक बाहर। नहीं पसंद आया हो तो वापस दे सकती हो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगी ये वापस। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। शीतल को इतना अच्छा और काम का गिफ्ट मिलता है कि उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी होते हैं। हमें तुम्हारी तकलीफ दिखती थी बेटा। आखिर हमने भी तो इतनी रोटियां बनाई हैं, तो हमें पता है तुम्हें भी परेशानी होती होगी। इसीलिए हमने इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया था। बस सोचा था तुम्हें ये तुम्हारे जन्मदिन पर ही देंगे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है और मेरा ससुराल दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल। ऐसी बात है तो चलो फिर जाओ रसोई में और रोटियां बनाना शुरू कर दो। इसके बाद शीतल की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। वो उस रोटी की मशीन से फटाफट रोटियां बना देती है और सब हंसी खुशी साथ बैठकर खाते हैं। अपने कमरे से बाहर आकर प्रिया और नयन हॉल में बैठे सभी लोगों के सामने खड़े होकर कहते हैं, वी आर प्रेग्नेंट। वी आर प्रेग्नेंट। रियली भाभी? वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। अरे प्रेग्नेंट वी है और तू अपने भैया को बधाई दे रही है। ये आजकल नाम भी कैसे आ गए हैं, शी वी। अरे मम्मी, वी मतलब भैया और भाभी दोनों प्रेग्नेंट है। क्यों, तू प्रेग्नेंट है नयन? ये कैसे हो गया मेघना जी? आपने तो पूरा लड़का जन्मा था, ये हॉस्पिटल में हेरा फेरी क्या हो गई? मैं लड़का ही हूँ पापा। वी आर प्रेग्नेंट मतलब अगर प्रिया माँ बन रही है तो मैं भी तो बाप बन रहा हूँ। ये आजकल का ट्रेंड है पापा जी। पहले तो पत्नियां अकेले बच्चों को संभालती थी, पति पूछने भी नहीं आते थे, पर आजकल ज़माना बदल गया है। ऐसे तो मैं जब इन बच्चों के कपड़े धोती थी तो तेरे पापा ही ने संभालते थे, पर इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये प्रेग्नेंट है। कर्म करने पड़ते हैं बहू, बोलने से क्या होता है। यह उष्टंडे मुझे समझ में नहीं आते, बस आजकल के चौंचले। अरे देख, इन सब में ना मैं तुझे बधाई देना ही भूल गई। सभी मिलकर घर की नई बहू को इस बात की बधाई देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं कि प्रिया पेरेंटिंग की क्लासेस लेने लगती है। ये क्या बहू, दिन भर फोन पर इस औरत को देखती रहती है तू। पेट में बच्चा हो तो भजन कीर्तन करना चाहिए, इन औरतों को सुनने से क्या मिलेगा। मम्मी जी, ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, ये गाइड है। ये भगवान है उन औरतों के लिए जिन्हें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। पूरा पैकेज लिया है मैंने। खाने की गाइडेंस से लेकर क्या वर्कआउट करना है सब कुछ बताती है ये नई मम्मियों को बताती है कि जब पेट में बच्चा हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। और दूसरी क्लास में ये मुझे बताएगी कि बच्चा होने के बाद मुझे उसे क्या खिलाना है और क्या नहीं। इसका मतलब मेरे यहाँ होने का कुछ फायदा नहीं है। ये तो खुद तेरी सास बनी पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, बस बाहर का ज़्यादा मत खा, पर घर का घी तेल तो अच्छे से खा, इससे बच्चा रिष्ट पुष्ट पैदा होगा। ऐसे ही नहीं मैंने 4 बच्चे पैदा कर दिए। वो ज़माना अलग था मम्मी जी। आजकल तो 50 के बाद लोग निकल लेते हैं और उस वक्त 50 की औरतें भी बच्चे पैदा कर लेती थी, है ना। प्रिया नई मम्मी बनने वाली थी। वो हर तरह के प्रिकॉशंस ले रही थी जो उसकी सहेलियां या डाइटिशियन बता रही थी। ऐसे में एक दिन पूजा अपने गोद में अपने 2 साल के बेटे को लिए अपने माँ के घर आती है। अरे दीदी, कितने दिनों के बाद आई हो तुम? लाओ मेरी छुटकू को मुझे दो। पूजा आकर सोफे पर बैठती है कि वो देखती है उसकी भाभी काम वाली को डांट लगा रही है। फिर से आपने कॉफी में चीनी डाल दी नंदा दीदी। मैंने आपको कितनी बार बोला है मेरे खाने में चीनी मत डाला कीजिए। ये क्या रोज रोज उस्टंडे पाल लेती हो भाभी तुम? 8वां महीना है, दबा के खाओ, कुछ नहीं होता। मैं तो सब कुछ करती थी, तब जाकर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो कहीं बच्चा कमज़ोर पैदा ना हो जाए। यहाँ पूजा ये कहती है, वहाँ प्रिया को दर्द उठाता है। सभी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ वो एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अपनी पोती को गोद में उठाकर मेघना उसे निहारने लगती है। आंखें तो मुझ पर गई है मेरी लाडो की। मुझे तो दिखाइए, मैं भी तो देखूं। हटे जी, आप नजर लगा देंगे इसे। ये कहकर जैसे ही मेघना अपनी आंखों से काजल निकालकर अपनी पोती को काला टिका लगाने जाती है, प्रिया उन्हें रोक देती है। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? बाबू अभी हुई है, इसे इस तरह आप अपनी आंखों का टीका लगाएंगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों की स्किन ना सेंसिटिव होती है, और पता नहीं ये काजल किस मटेरियल से बना होगा। अरे बेटा, मैंने ये काजल अपने आंखों में लगाया हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज़ आप इसे काजल मत लगाइए। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं लगाती। तभी बहुत सारे बैलून लिए सोहेल दरवाजे से अंदर आता है। ओ बाबू, कितनी छोटी सी है। बिल्कुल पिंक पिंक। अरे मुझे भी दो, चाचू भी तो खेले अपनी लाडो से। सोहेल, पहले तुम जाकर अपने हाथों को सैनिटाइज करके आओ। तुम बैलून लेकर आए हो ना? पता नहीं उस बैलून वाले ने किस किस को छुआ होगा। बाबू भी बहुत छोटी है, अभी तो हुई है, उसे इन्फेक्शन हो सकता है।
जा बेटा हाथ धो ले, बहू ठीक कह रही है। प्रिया को डिस्चार्ज करवाकर सब घर ले आते हैं। प्रिया की बेटी की मालिश करने मेघना सरसों का तेल लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां प्रिया गहरी नींद में थी। बाबू के बगल में तकिया भी नहीं लगाया बहू ने, बेचारी गिर जाती तो। अच्छा लाडो, दादी मालिश मालिश करते कि फिर लाडो को गिरने से भी चोट नहीं लगेगी। मेघना अपनी पोती को मालिश करने लगती है। इसी बीच प्रिया की आंख खुल जाती है। हे भगवान, ये क्या कर रही है मम्मी जी आप? इतनी छोटी सी जान के हाथ पैर इस तरह मरोड़ेंगी आप? इसे चोट लग जाएगी। कुछ नहीं होगा भाभी, हम सबकी मालिश मम्मी ने ही की है। कुछ हुआ है क्या हमें? वही तो गलती थी ना। भगवान की कृपा रही आप सब पर जो सब कुछ ठीक रहा। अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैं अपनी लाडो के साथ रिस्क नहीं ले सकती। आप प्लीज अब से लाडो की मालिश कभी भी मत कीजिएगा मम्मी जी। इस तेल से इसकी बॉडी में दाने हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सेंसिटिव पैदा हुई है ये। जरा सा एसी बंद करती हूँ कि इसकी नींद टूट जाती है। मेघना को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगती है। वो तेल की शीशी उठाकर बाहर आ जाती है। तेरे बेटे की मालिश भी तो मैंने ही की थी ना पूजा, कुछ हुआ क्या इसे? देख कैसे हंसता खेलता है। जिन बच्चों के सर पर दादा दादी नाना नानी का हाथ रहता है, उन्हें भला कुछ हो सकता है क्या? मुझे याद है, मैं जब छोटी थी तो सुषमा आंटी को बेटा हुआ था। तब उन्हें मालिश की नॉलेज नहीं थी। उनके बच्चों की भी मालिश आप ही ने की है मम्मी। अब देखो करण के लिए लड़की देखी जा रही है। मालिश करने से कुछ हो गया क्या उसे? पर आप ऐसी बातें क्यों करिए मम्मी? कुछ हुआ है क्या? अभी तो आप भाभी के कमरे में लाडो की मालिश करने गई थी। पहले तो मुझे लगा कि नई नई माँ बनी है तो अपने बच्चे को लेकर जरा डरती है प्रिया, पर नहीं, अब तो हद ही हो गई। इसने मुझे मेरी लाडो को तेल भी लगाने नहीं दिया। दादी का हक छीन लिया। बताओ दुख नहीं होगा क्या मुझे? मेरा बस चले तो मैं मुंह पर जाकर बोल दूं भाभी की, पर तुम ही हो जो रोक लेती हो मम्मी। नई माँ बनी है, नई माँ बनी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को छूने भी नहीं देगी। हम सब बांझ बैठे हैं क्या? लाडो सिर्फ भाभी की बेटी नहीं है, नयन की भी बेटी है। हमारा भी हक है उस पर। तभी महेश कहता है, तू तो बोल ही मत पूजा। जब गुड्डा हुआ था तो तू उसे लेकर बाथरूम चली जाती थी। माँ का मन है, घबराती होगी। पहले बच्चे के वक्त डर तो लगता ही है ना मेघना जी। और तुझे अपनी माँ को समझाना चाहिए, ना कि बात को बढ़ाना चाहिए। प्रिया तो झापे में थी। वो तो रसोई जाती ही नहीं थी। दिन भर बस लाडो को निहारना और उसे दूध पिलाना। पर आज दूध पीने के बाद भी लाडो सो नहीं रही थी। नयन ऑफिस से आता है और अपने कमरे में जाता है। कपड़े चेंज मत करो नयन, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तब से सुलाना चाह रही हूँ, ये सो ही नहीं रही। लगता है ज़्यादा दूध पिला दिया मैंने, पता नहीं क्या कर दिया। अरे दिन भर तो सोती है, अभी जागने का मन होगा, जागने दो ना। लाडो कोई मशीन तो है नहीं कि रोज इस वक्त से सो जाती है तो आज भी सो जाएगी। नयन और प्रिया की आवाज़ कमरे से बाहर जाने लगती है, जिसे सुनकर सभी वहां आते हैं। तुम नहीं जाओगे ना डॉक्टर के पास? साफ साफ कह दो, मैं अपनी बेटी को खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वैसे भी मैंने इसे खुद के ऊपर जन्म दिया है, किसी और पर नहीं। तभी महेश लाडो के पेट को छूकर कहता है, अरे ये तो भूखी है बेटा, पेट बढ़ रहा है तो खाना तो चाहिए ना। महेश अपनी पोती को गोद में लेकर हॉल में चला जाता है। मेघना दाल का पानी बनाकर उसे पिलाती है, जिसे पीते ही लाडो सो जाती है। पर रात के 2 बजे उठकर लाडो जोर जोर से रोने लगती है। अब प्रिया पूरे घर को सर पर उठा लेती है। क्या पिला दिया था मम्मी जी आपने इसे? कितना रो रही है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सोहेल गाड़ी निकालो। अरे गैस हुई होगी, रुक जा बहू, तू ना ज्यादा ही शोर करने लगती है। सोहेल अजवाइन लेकर आना, इसके पेट पर लगा दे, चुप हो जाएगी। प्रिया के मना करने पर भी सब वही करते हैं और सच में लाडो का गैस कम हो जाता है और वो सो जाती है। पर प्रिया को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी इतनी छोटी सी बेटी को अभी से ही दाल का पानी पिला दिया गया। अब वो हर वक्त लाडो की निगरानी करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 2.5 महीने के बाद लाडो के जन्म की खुशी में होती है एक पार्टी। लाडो पालने में झूल रही थी कि तभी पड़ोसन सुषमा आकर उसके गाल खींचने लगती है। एकदम गोलू मोलू हुई है नयन की तरह। नहीं 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 आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? लाडो सो रही है, उठ जाएगी। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे टच करे। मैं भी ज्यादा टच नहीं करती, लाडो को ना सिर्फ फीड करती हूँ। बाप रे बाप प्रिया, ऐसे तो तू उसे फूल कुमारी बना लेगी। अभी तो बड़ी जिंदगी देखनी है इसे। धूल मिट्टी देखेगी, लोगों के बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, तब तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी। वरना इतनी सेंसिटिव बच्ची रहेगी तो तू इसे धूप में लेकर निकल भी नहीं पाएगी। धूप या धूल में लेकर जाना ही क्यों है आंटी जी? ऐसे भी बहुत सारे स्कूल है जो फुल एसी है और घर से एसी से निकलेगी, सीधा एसी की कार में बैठेगी। तभी पूजा वहां आती है। सब हटो, अब बुआ की बारी है बेटी को प्यार करने की। बुआ लाडो का नामकरण करेगी, पर उसके पहले उसे पहनाएगी सोने की चेन। ये तो बड़ी भारी लग रही है बेटा। 80,000 की है। एक बार मैं गुड्डू को कम दे दूंगी मम्मी,
पर अपनी लाडो को नहीं। आप मुझे दे दीजिए ना चेन दीदी, लाडो बड़ी हो जाएगी तब मैं इसे ये चेन पहना दूंगी, ये कह के कि तेरी बुआ ने दिया था बड़े प्यार से। वो क्या है ना, अब ये छोटी है, ऐसे में सोना चांदी पहनाएंगे तो उसकी स्किन में रैशेस हो सकते हैं। सच बोलो भाभी, आपकी इसी नौटंकी के कारण मेरा यहाँ आने का मन ही नहीं करता। आज लाडो का फंक्शन ना होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। और कुछ ऐसे ही फंक्शन का माहौल बिगड़ जाता है। चेन वहीं रखकर पूजा लौट जाती है। धीरे धीरे लाडो बड़ी हो रही थी। अब लाडो 4 महीने की हो गई थी। उसे अपनी गोद में बिठाए, एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से प्रिया ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी लाडो खाने को देखकर अपना हाथ उधर बढ़ाने लगती है। नो नो बेबी, दिस इज नॉट फॉर यू। क्या करती है बहू तू? अगर उसका खाने का मन है तो खाने देना। देख बेचारी के मुंह से कैसे लार टपक रही है। कितनी बार कहा था मैंने तुझे कि कुछ अच्छा खाने का मन करे तो खा लिया कर, पर नहीं, डाइटिशियन की सुन सुनकर तू अपने खाने पर इतना कंट्रोल रखती थी। बेचारी लाड़ों के मुंह से 24 घंटे लार बहती रहती है। मैंने भी सुना है भाभी कि माँ अगर अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल करे तो बच्ची के मुंह से हमेशा लार आती रहती है। मैं तो जब भी प्रेग्नेंट होंगी जी भर के खाऊंगी। प्रिया का ध्यान नैना की बात पर था कि मेघना जरा से आलू को मैश करके अपनी छोटी सी पोती के मुंह में डाल देती है। ये क्या किया आपने मम्मी जी? लाडो मुंह से बाहर थूको, थू थू थू। बेटा तुम्हें मिर्ची लग जाएगी बेटू, मुंह से निकाल दो उसे। इस घर का खून है लाडो में भाभी, वो मुंह से आलू तो निकालने वाली है नहीं। लो निकल भी गई। आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या, या फिर आप लोग समझना नहीं चाहते? 1 साल के पहले इसे कुछ भी खिलाना नहीं है, ये सिर्फ मेरे दूध पर रहेगी। 6 महीने तो भूल कर भी इसे कुछ नहीं खिलाना, पर आप लोग तो समझने को तैयार ही नहीं। जिद पकड़ लिया आप सबने। अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तब तो कह देंगे प्रिया की लापरवाही के कारण लाडो की तबीयत बिगड़ गई। अरे कुछ क्यों होगा बहू, इतने लोग तो हैं, हम लाड़ो के दुश्मन थोड़ी ना है। मुझे नहीं पता पापा जी, पहले के जमाने में जो भी होता हो, मैं अपनी बच्ची के मुंह में ये सब जाने नहीं दूंगी। इस तरह 2 महीने और बीत जाते हैं। अपनी पोती को गोद में उठाए मेघा उसे खिचड़ी खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और ये देख लेती है और अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बहू, तूने ही कहा था ना कि 6 महीने के बाद इसे हम पतली चीज खिला सकते हैं। देख ले कैलेंडर में 6 महीने की हो गई है हमारी गुड़िया। पर हम ऐसे कुछ भी नहीं खिला सकते ना पापा जी से। लाडो के पेट को सिर्फ भरना नहीं है, उसे वो सब कुछ मिलना चाहिए जो उसके बॉडी को जरूरत है। डाइटिशियन ने बताया मुझे क्या क्या चीज मिलाकर खिलानी है और कितनी मात्रा में। कोई भी चीज ज्यादा या कम हो गई तो तबीयत बिगड़ जाएगी इसकी। प्रिया हड़बड़ाती हुई लाडो को लेकर रसोई में जाती है और उसके लिए नाश्ता बनाने लगती है। ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं। अब बुआ बच्चे को खीर भी ना खिलाए क्या? बिस्तर पर बैठी हुई नैना खीर खा रही थी, उसकी बगल में बैठी हुई लाडो खेल रही थी, पर उसका ध्यान तो अपनी बुआ की कटोरी पर ही था। नहीं नहीं मेरी लाडो ऐसे मत देखो, वरना तुम्हारी माँ मुझे गोली मार देगी। पु पु पुई। मेरी लाडो तूने मुझे पुई बोला? खीर का दूध तो तुझे दे ही सकती हूँ मैं। और नैना लाडो को जरा सा दूध चटा देती है। अब तो लाडो को रोज मीठा चाहिए होता, कभी कोई छिपा कर तो कभी कोई छिप कर उसे चॉकलेट दे ही देता। लाडो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन वो अपने चाचू के पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर खा रही थी। हे भगवान, इससे चॉकलेट खाने कैसे सीख ली? मैंने तो इसके होने के बाद ही घर में पैकेट फूड आने ही नहीं दिया। क्या जरूरत थी सोहिल को चॉकलेट लाने की? जब घर में छोटा बच्चा हो तो सभी को कंट्रोल करना पड़ता है, पर नहीं। प्रिया सभी से कहती है, जब तक लाडो 1 साल की नहीं होगी, मैंने कितनी बार बोला है इसे शुगर नहीं देना। चीनी देने से बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाता है। वी हैव टू अवॉइड शुगर। गुड़ दे दो इसे, श्रीखंड दे दो, पर चीनी नहीं देनी। अब तो इस नई माँ के हर रोज आते हुए नए रूल से सब परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लाडो पूरे 1 साल की होने वाली थी। उसके दादाजी उसके लिए स्पेशल केक बनवा रहे थे, वो भी चुपके से। ये राजी नहीं होती। मेरी प्रिया के लिए मैं सबसे बेस्ट ड्रेस लेकर आई हूँ मम्मी जी। इस ड्रेस में इसे जरा से भी गर्मी नहीं लगेगी, ना ही इस ड्रेस का कपड़ा इसे चुभेगा। पूरे 8,000 की है। इससे अच्छा सूती कपड़ा पहना देती बहू। बेकार में पैसे लगा रही है तू, और कुछ नहीं। ना बेचारी को चीनी खाने मिलती है, ना घर की पूड़ी कचौड़ी। मुझे तो देख कर ही तरस आता है, ऐसे कैसे सूखी हड्डी हो गई है लाडो। मैंने गेस्ट की लिस्ट तैयार कर ली है मम्मी जी। आपको किसी को बुलाना है तो आप इसमें उसका नाम ऐड कर दीजिएगा, और मेनू क्या रहेगा ये मैं डिसाइड करूँगी। आप कुछ भी मत खाइएगा भाभी, ना ही हम लाडो को खिलाएंगे। पर मेनू गेस्ट के लिए है ना, उन्हें तेल मसाले वाला भुना हुआ खाना खाने दीजिए प्लीज़। और फाइनली आती है बर्थडे की रात, जहाँ प्रिया हमेशा की तरह घबराई हुई थी कि लाडो कुछ खा ना ले, और केक कटिंग होते ही महेश उसे केक खिला देता है। पापा जी नहीं! अब तो दूसरा साल लग गया ना मेरी लाडो को प्रिया। पर इस एज के लिए मेरे पास दूसरा चार्ट है ना।
ये नहीं माना।